ओके। वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर हो गए हैं एकदम से। कुछ दिखेगा ही नहीं यार उसमें। ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब वीडियो और ऑडियो एकदम क्लियर होना चाहिए। प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं टॉपिक। और मुझे भी बता दीजिए कि लास्ट क्लास जब हमारी हुई थी, जो बहुत पहले हुई थी, उसमें हमने कहाँ तक किया था। आई गेस कि हम बंगाल के बारे में पढ़ रहे थे, और हमें शुरू करना है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, या भारत का संवैधानिक विकास। ये चला गया। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बंगाल के बारे में, और बंगाल के बारे में हमने जाना था बंगाल के नवाबों के बारे में, और किस किस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला। उसके बाद हम सब जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया 1764 में, जिसमें हमारी तरफ से शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सुजाउद्दौला लड़े, और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। इसके बाद जब इलाहाबाद की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के ही तहत पूरे के पूरे बंगाल प्रांत पर रेवेन्यू जनरेट करने के जो राइट्स थे, वो किसके पास आए? ब्रिटिशर्स के पास। और उसी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल में 1765 से 1772 तक डुअल गवर्नेंस, या फिर बंगाल में द्वैध शासन अप्लाई किया, जिसको हमने भारत की लूट कहा था। इसी को आकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म किया 1772 में। और इसी के बाद से शुरू हुआ भारत का संवैधानिक विकास, या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब ब्रिटिश सरकार ने ये डिसाइड किया था कि वो भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को एक सिस्टम से, एक लॉ एंड ऑर्डर के ही तहत शुरू करेंगे।
और अब भारत का एडमिनिस्ट्रेशन 3 बॉडीज या 3 निकायों के अनुसार चलाया जाएगा, जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन जो भारत की विधायिका होगी, जो लेजिस्लेचर होगा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट होगा। कहने का मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही बिल पास करके एक्ट्स बनेंगे और वही एक्ट्स जाकर अप्लाई कर दिए जाएंगे इंडिया में। कहने का मतलब इंडिया में अब शुरुआत होने वाली है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, या कार्यपालिका और न्यायपालिका की। इसीलिए एक बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया और वही बनकर आया भारत के लिए सबसे पहला एक्ट, जिसको हम कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, इसको हम 2 फेजेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे देश में चलेगा कंपनी रूल, और कंपनी रूल को हमें पढ़ना है 1773 से लेकर 1857 तक। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में क्राउन रूल की। जो ब्रिटिश साम्राज्य होगा भारत में, ये चलेगा 1858 से लेकर 1947 तक। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसी के तहत भारत में सबसे पहले एक एक्ट भेजा गया विच इज नोन एज 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, या 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। और इसी एक्ट को अप्लाई किया गया सबसे पहले आकर इंडिया में या बंगाल में, और जिसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए, कुछ महत्वपूर्ण लॉज बने। जैसे सबसे पहला काम ये हुआ, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके प्रोपराइटर्स चला रहे थे, उसके मालिक चला रहे थे, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम था सिर्फ उन प्रोपराइटर्स को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने की परमिशन देना। लेकिन पहली बार 1773 के ही रेगुलेटिंग, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? ज्योति रावत, मेरी आवाज नहीं आ रही है अब तक? यार बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, अभी साउंड क्लियर है और वीडियो भी एकदम क्लियर है। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी देर हो चुकी है क्लास स्टार्ट करने में, वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स, टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, अभी सब सही है। ओके ओके, डन डन डन। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहला काम ये किया गया कि अभी तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसको सिर्फ उसके प्रोपराइटर्स या उसके मालिक चलाया करते थे। लेकिन पहली बार 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया ईस्ट इंडिया कंपनी में, और ये डिसाइड किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को 20-20 साल के व्यापारिक अधिकार दिए जाएंगे, ट्रेड राइट्स दिए जाएंगे, और हर 20 साल के बाद उन्हें रिन्यू कर दिया जाएगा। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके प्रोपराइटर्स नहीं चलाएंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाएंगे, जिनको हम अपॉइंट करके भेजेंगे। कहां से? ब्रिटिश पार्लियामेंट से या ब्रिटेन से। इसीलिए इस एक्ट के तहत सबसे पहला काम तो ये हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द ट्रेड राइट्स फॉर 20 ईयर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के व्यापारिक अधिकार दिए गए, और 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 24 board of directors were appointed in ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किए गए, और यही 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे जो कंपनी का ट्रेड, जो कंपनी का व्यापार था, उसको संभाला करते थे। और इनका कार्यकाल, इनका टर्म ऑफ सर्विस हुआ करता था 6 ईयर्स का। 6-6 साल के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बीओडीज ईस्ट इंडिया कंपनी में अपॉइंट किए जाने लगे, जिनका कार्यकाल 6 साल का था। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 3 प्रेसिडेंसीज में रूल कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, उसमें सबसे पहली प्रेसिडेंसी थी बंगाल, दूसरी थी मद्रास, और तीसरी थी बंबई या बॉम्बे। अब
जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भेजा गया तो इसके तहत बंगाल के गवर्नर की पावर्स को बढ़ा दिया गया और मद्रास और बंबई के गवर्नर्स भी उसी के अधीन कर दिए गए। और ये डिसाइड किया गया कि अब जब अभी तक जिस व्यक्ति को कहा जाता था गवर्नर ऑफ बंगाल, अब उसे कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि वो जनरल है मद्रास और बंबई के भी गवर्नर्स का। इसीलिए अगला काम ये हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो चाहे आपसे पूछें लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, चाहे आपसे पूछें वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहने का मतलब वो लॉ जो बनकर आया है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसको भारत में अप्लाई करने का काम ही कौन करेगा? वॉरेन हेस्टिंग्स करेगा। कहने का मतलब जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वही होगा भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। ये होगा भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष। अगला काम जो इस एक्ट के तहत किया गया, इन 1774 1774 में A Supreme Court A Supreme Court was established in Calcutta. कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। A Supreme Court was established in Calcutta. कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसमें एक चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया, एक चीफ जस्टिस बनाया गया, जो बनाया गया किसको? लॉर्ड एलिजा इम्फे को। इसमें मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस लॉर्ड एलिजा इम्फे को बनाया गया और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए और 3 अदर जजेस अपॉइंट किए गए, जिनके नाम थे लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लैम्स्टर। भारत का सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट था ये, जो 1774 में स्थापित किया गया था, जिसमें सबसे पहले चीफ जस्टिस बने थे लॉर्ड एलिजा इम्फे और इसके अलावा इसमें 3 और जजेस अपॉइंट किए गए थे, जिनके नाम थे हाइड, चैम्बर्स और लैम्स्टर। कहने का मतलब भारत में न्यायपालिका भी शुरू कर दी गई, जुडिशरी भी शुरू कर दी गई और भारत में न्यायपालिका का अध्यक्ष ही कौन बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही विल बी द हेड ऑफ द जुडिशरी। ये सारे के सारे काम किए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया और वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोस्ती कर ली लॉर्ड एलिजा इम्फे के साथ। अब क्या होने लगा? वॉरेन हेस्टिंग्स किसी पर भी झूठे आरोप लगाता और उसे आरोप लगाकर कहाँ भेज दिया जाता? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में लॉर्ड एलिजा इम्फे वही निर्णय देता जो उसे निर्णय देने के लिए कौन कहता? वॉरेन हेस्टिंग्स। कहने का मतलब अब भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर काम करने लगी थी। लेकिन हम सब जानते हैं प्रैक्टिकली दिस इज नॉट फिजिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। भारत में हमेशा कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग काम करती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं संसद के कामों में सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट के कामों में संसद की। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहा रहा था वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि इसने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जब इसने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया तो इसी बात का विरोध किया 1784 में 3 लोगों ने। एक का नाम था नंद कुमार, दूसरे का नाम था चैत सिंह। ये दोनों लोग नंद कुमार और चैत सिंह मीर कासिम के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। मीर कासिम की ही एक मौसी हुआ करती थी जिसका नाम था घसीटी बेगम। जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना गलत शुरू किया तो 1784 में नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम ने उस पर कुशासन के आरोप लगाए और कहा, ज्योति रावत, एलिजा इम्फे इज मैन और वुमेन? एलिजा इम्फे इज अ मैन। लॉर्ड एलिजा इम्फे was फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पुरुष थे, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, है ना। और
ये भारत के सबसे पहले क्या बने हैं, चीफ जस्टिस बने हैं, जो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था कलकत्ता में। नेक्स्ट, 1784 में जब नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम ने कुशासन के आरोप लगाए वॉरेन हेस्टिंग्स पर, तो वॉरेन हेस्टिंग्स झल्लाया, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने झल्लाकर उसके बाद इन तीनों लोगों को लॉर्ड एलिजा इम्फे से कहकर फांसी दिलवा दी। और 1784 में ही नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम को फांसी दे दी गई। और जैसे ही फांसी दी गई, चारों तरफ विरोध प्रदर्शन होने लगा ब्रिटिशर्स का, और ये बात पहुंच गई ब्रिटेन, लंदन। और जब ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार को ये पता चला कि अपना ही गवर्नर जनरल अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो ये काम दोबारा ना हो और ऐसा इन फ्यूचर बंगाल का गवर्नर जनरल ना कर पाए, इसीलिए इसी चीज को रोकने के लिए एक और एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो इंडिया के लिए बनकर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में भारत भेजा गया पिट्स इंडिया अधिनियम या पिट्स इंडिया एक्ट। और इसी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत या पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत दो इंपॉर्टेंट काम किए गए। सबसे पहला काम, ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार को और प्रशासन को अलग अलग कर दिया गया। और दूसरा काम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में यह डिसाइड किया गया कि अब भारत में कभी भी कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर काम नहीं करेंगे। एज पर दिस एक्ट, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया वॉज सेपरेटेड। इसी अधिनियम के तहत भारत से कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया गया। ये सारे के सारे काम हुए पिट्स इंडिया एक्ट में, जो 1784 में भारत भेजा गया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड राइट्स कितने साल के मिले थे, 20 साल के लिए, इसीलिए 20 साल पूरे हुए और ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड राइट्स को ही एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक चार्टर भेजा गया 1793 में, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी अधिकार या व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिए गए। इसलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। इसके बाद आया 1793 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। 1793 का जब चार्टर एक्ट आया, तो इसके तहत कुछ और रिफॉर्म्स, कुछ और सुधार किए गए, जिसमें सबसे पहला काम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, जो ट्रेड राइट्स थे, उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। द ट्रेड राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। अगला काम, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे, उन सबकी सैलरीज, उन सबका जो वेतन था, वो लंदन से ही आया करता था, वो ब्रिटेन से ही दिया जाता था। लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट से डिसाइड किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी अंग्रेज अफसर हैं, अब उन सभी के वेतन भारत की ही संचित निधि से दिए जाएंगे या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दिए जाएंगे। दूसरा काम ये हुआ। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ, ऑन 21 अप्रैल 1793 को स्थापना की गई इंडियन सिविल सर्विस की या आईसीएस की। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करता था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की थी। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा का जनक। और इसके अलावा 1793 के ही चार्टर एक्ट के तहत रेवेन्यू बोर्ड बना भारत में, और भारत में शुरुआत हुई रेवेन्यू पुलिस की। ये सारे के सारे काम 1793 के चार्टर एक्ट में हुए हैं। हाँ जी, 1793 में भी इंडियन गवर्नर, है ना, गवर्नमेंट वर्कर्स हुआ करते थे, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट के नहीं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या वर्कर्स हुआ करते थे। कोर्ट ऑफ मद्रास एंड
बॉम्बे क्या थे। अभी हम मद्रास और बॉम्बे की अगर बात करें तो वहां पर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक कोर्ट ऑफ कंट्रोलर्स हुआ करता था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसमें वो सारे के सारे बीओडीज काम किया करते थे जो कंपनी का व्यापार देखा करते थे, और जो कोर्ट ऑफ कंट्रोलर्स था है ना, वो वहां के प्रशासन पर निगरानी रखा करते थे। उसी को हमने कहा है कोर्ट ऑफ मद्रास एंड कोर्ट ऑफ बॉम्बे। बाकी जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं तो हम गवर्नमेंट वर्कर्स, इंडियन गवर्नमेंट वर्कर्स की बात नहीं, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्कर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगले 20 साल बीते और अगले 20 साल बीतने के बाद अगला चार्टर भेजा गया भारत में 1813 में। इसके बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। इसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम भेजा गया जिसके तहत तीन इंपॉर्टेंट काम हुए। सबसे पहला काम, 1813 में ही भारत में आगमन हुआ ईसाई मिशनरियों का, या क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इन इंडिया। ये जो ईसाई मिशनरियां थी, ये जो ग्रुप था, ये भारत में भेजा गया था ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, और इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य हुआ करता था भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करना, किसमें, क्रिश्चियंस में या ईसाइयों में। दूसरा काम, 1813 में ही ये डिसाइड किया गया कि हर साल लंदन से भारत में 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे, और वो 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे भारतीय शिक्षा पर या इंडियन एजुकेशन पर। इसीलिए वी कैन से दैट इन 1813 रुपीज 1 लाख पर एनम वॉज सैंक्शनड फॉर इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। और तीसरा काम, ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेड को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो ट्रेड राइट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो समाप्त कर दिए गए। और वो समाप्त इसलिए कर दिए गए क्योंकि 1803 में जब हमने डाउनफॉल ऑफ मुगल्स पढ़ा था तो आपको याद होगा 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर चुके थे अंग्रेज, और भारत के मुगलों को अपना पेंशनर बना चुके थे। इसीलिए अंग्रेज अच्छी तरीके से जानते थे कि अब कुछ ही समय में पूरा का पूरा हिंदुस्तान उन्हीं का होगा। इसीलिए उन्होंने क्या काम किया, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार खत्म करने लगे, और प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करने लगे, बढ़ाने लगे, उसे मजबूत करने लगे। इसीलिए 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। सिर्फ दो अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रखे गए, और कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ दो व्यापार करेगी। एक होगा ट्रेड ऑफ टी, चाय का व्यापार, और दूसरा होगा ट्रेड विद चाइना, चीन के साथ व्यापार। ये दो अधिकार केवल रखे गए अंग्रेजों के पास, बाकी सारे के सारे समाप्त कर दिए गए। 20 साल बढ़े, और जब 20 साल बीत गए तो उसके बाद फिर एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चार्टर भेजा गया। अगला होता है 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत सबसे पहला काम तो ये हुआ, जिसे अभी तक कहा जाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब उसकी पावर्स को और बढ़ा दिया गया, और अब उसे कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और भारत का गवर्नर जनरल सबसे पहला कौन बना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दूसरा काम, इन 1833 इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 1833 में ही भारत की आधिकारिक भाषा या भारत की राजभाषा बना दिया गया अंग्रेजी को। अभी तक 1833 तक भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन हुआ करती थी या फारसी हुआ करती थी, क्योंकि हम सब जानते हैं वो मुगलों की राजभाषा थी। लेकिन 1833 से इंग्लिश को इम्प्लीमेंट किया गया, और ये डिसाइड किया गया कि अब भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, अंग्रेजी होगी, अब इंग्लिश होगी। और तीसरा काम, इन 1833 ऑल ट्रेड राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर टर्मिनेटेड। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कहने का मतलब, जो चाय का व्यापार और जो चीन के साथ व्यापार बचा था, इसको भी 1833 में अंग्रेजों ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में सिर्फ क्या चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, सिर्फ प्रशासन चलेगा।
इसी के 20 साल के बाद अगला चार्टर एक्ट भेजा गया, विच इज नोन एज 1853 चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। किस एक्ट से ईस्ट इंडिया खत्म की गई? शांति रखिए, अभी जब हम अगले आगे एक्ट्स पढ़ेंगे है ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी किसके तहत खत्म की गई थी। उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। दुबे जी, थोड़ा सा धैर्य रखें बस। 1853 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार खत्म हो चुका था, अब कोई व्यापार नहीं किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी से, इसलिए अब जरूरत नहीं थी 24-24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को कम कर दिया गया और 24 में से 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निलंबित कर दिए गए और उनकी संख्या को कम करके कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। अब सिर्फ 18 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो काम किया करते थे किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी में। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बात करेंगे अमित कुमार चौधरी जी, अभी करेंगे, है ना। थोड़ी सी बस शांति रखिए, अभी हम एक्ट्स पढ़ लेते हैं। जब हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयस के बारे में, है ना, तब उसमें हम सब लोगों के बारे में बात करेंगे कि किस किस व्यक्ति ने अपने अपने समय पर क्या क्या काम करवाया है। तब हम जिक्र करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज का। 1853 में चार्टर एक्ट के तहत 18 बीओडीज रखे गए, बाकी 6 लोग निलंबित कर दिए गए। और दूसरा काम इंपॉर्टेंट ये हुआ, 1853 से ही सिविल सर्विसेज के लिए या नागरिक सेवाओं के लिए रिटन एग्जामिनेशंस शुरू हुए या लिखित परीक्षाओं की शुरुआत हुई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था। इसी ने आईसीएस के लिए रिटन एग्जामिनेशंस की शुरुआत की थी। और ये सारे के सारे रिटन एग्जामिनेशंस करवाए जाते थे जानबूझकर, कहां पर? लंदन में। ये सारे के सारे जो सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन एग्जामिनेशंस थे ये लंदन में करवाया करते थे, ताकि इसमें कम से कम भारतीय पार्टिसिपेट कर पाए। क्योंकि अंग्रेजों का ये कहना था कि ईस्ट इंडिया जो आईसीएस है, जो इंडियन सिविल सर्विस है, दैट इज नॉट मेड फॉर द ब्लडी इंडियंस। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट करें। 1853 से लेकर 1923 तक आईसीएस की परीक्षाएं केवल लंदन में करवाई गई। भारत में सबसे पहले आईसीएस की परीक्षा हुई 1923 में, जो करवाई गई दिल्ली में। और ध्यान रखेंगे, फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई आईसीएस, प्रथम भारतीय जिन्होंने आईसीएस क्वालिफाई किया था, वो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर आपसे पूछे फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई आईसीएस, ही वाज सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन अगर पूछे कि हु वाज फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर, इन्होंने क्वालिफाई जरूर किया था लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। ज्वाइन करने वाले फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर वाज रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने ही ये बने थे सबसे पहले इंडियन आईसीएस ऑफिसर। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही भारत में लिखित परीक्षाएं शुरू की गई थी आईसीएस के थ्रू। जब 1853 का चार्टर एक्ट आया तो उसके बाद हम सब जानते हैं 4 साल के बाद ही 1857 की क्रांति हो गई, द रिबेलियन ऑफ 1857। और सारी की सारी कहानी बदल गई 1857 के बाद, क्योंकि हम सब जानते हैं 1857 में ही आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया और भारत से मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया गया। और भारत से मुगल साम्राज्य का अंत करके ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन नहीं बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। कहने का मतलब, अब हम ऑफिशियली गुलाम डिक्लेयर हो चुके थे ब्रिटिश क्राउन के। इसीलिए यहां से ही कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में क्या शुरू होता है? क्राउन रूल शुरू होता है। अब यहाँ पर ब्रिटेन के ही महाराज और महारानी क्या करेंगे? शासन करेंगे। इसी की औपचारिक घोषणा करने के लिए या पब्लिक अनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन करने के लिए भेजा गया 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1858 का भारत शासन अधिनियम।
1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम। इजहार अशरफ। यार एक तो आपका नाम बड़ा खतरनाक है, इजहार, है ना, जो आपका नाम है अशरफ जी, इजहार अशरफ जी, आपका नाम बड़ा बेहतरीन है ना। और ये जो इजहार वर्ड है ये बहुत बढ़िया है, और तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 1858 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम, और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत में वो सारी औपचारिक घोषणाएं कर दी गई, वो सारी डेक्लेरेशंस कर दी गई, जिससे भारत में सारी की सारी चीजें क्या हो चुकी थी, चेंज हो चुकी थी। और क्योंकि ये एक्ट पब्लिकली पढ़ा गया था, इसीलिए इसी एक्ट को कहा जाता है, यही कहलाता है डेक्लेरेशन लेटर, डेक्लेरेशन लेटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। इसे कहते हैं महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, क्योंकि इसे पब्लिकली पढ़ा गया था। सबसे पहला काम तो ये हुआ, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये औपचारिक घोषणा की जा रही थी कि अब भारत ब्रिटेन का गुलाम है, इसीलिए सबसे पहला काम क्या किया गया, इन 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज क्लोज्ड। आपको आंसर मिल गया होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंद की गई है, जो ईस्ट इंडिया, है ना, कंपनी खत्म की गई है, वो इसी एक्ट के तहत की गई है, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया, और क्योंकि नहीं रही ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए अब जरूरत नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, इसलिए सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी निलंबित कर दिए गए। अगला काम, महारानी विक्टोरिया को भारत की एम्प्रेस या सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, और कहा गया कि अब भारत में शासन महारानी विक्टोरिया करेंगी। लेकिन क्या महारानी विक्टोरिया भारत आएगी शासन करने? बिल्कुल भी नहीं आएगी। वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगी, अपने एक प्रतिनिधि को भेजेगी, जिसे कहा जाएगा भारत का वाइसरॉय। कहने का मतलब, अभी तक जिसको कहा जा रहा था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब उसे कहा जाने लगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया, भारत का वाइसरॉय। और भारत का सबसे पहला वाइसरॉय बना लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वॉज फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये काम हुए 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और अगली चीज, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा किसने था? ऑब्वियसली कौन पढ़ेगा? लॉर्ड कैनिंग। ये जो डेक्लेरेशन लेटर था, इसको लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था ऑन 1 नवंबर 1858। और ये पढ़ा गया था कहां पर? इन मिंटो पार्क, इलाहाबाद। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। अब ये घोषणा हो चुकी थी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य चलेगा, ब्रिटिश शासन चलेगा, जो शासन महारानी विक्टोरिया का होगा। लेकिन वो करेगा कौन उसके बिहाफ पर? भारत का वाइसरॉय, जो उस समय था कौन? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद अगला एक्ट पारित करके भेजा गया 1861 में। इसके बाद अगला एक्ट आया 1861 में, जो कहलाता है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, या भारतीय परिषद अधिनियम। इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम। इसके बाद आया 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम। जब तक ये एक्ट नहीं बना था, कहने का मतलब, जब तक ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली ये क्या था? एक बिल, एक विधेयक। और जब तक ये बिल था, ये पास भी नहीं हुआ था, तभी
इसी के अधीन सबसे पहला काम क्या किया गया? इन 1860 फर्स्ट इंडियन बजट was presented by जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का प्रथम बजट पेश किया गया, और यही वो बजट था जिसमें भारत में शुरुआत हुई किसकी? इनकम टैक्स की या आयकर की। अभी तक भारत में इनकम टैक्स या आयकर अप्लाइड नहीं था। जब भारत में सबसे पहला बजट आया जो जेम्स विल्सन ने पेश किया कैनिंग के समय में, तो इसी में लॉर्ड कैनिंग ने इनकम टैक्स की शुरुआत की, और ये डिसाइड किया गया जिस व्यक्ति की सालाना इनकम 500 रुपए से अधिक है उसे उस पर आयकर देना होगा, इनकम टैक्स देना होगा। इसीलिए भारत में इनकम टैक्स का जनक या फादर ऑफ इनकम टैक्स भी किसको कहा जाता है? कैनिंग को कहा जाता है। अगला काम हम सब जानते हैं 1860 में बनी थी आईपीसी या इंडियन पैनल कोड। तो इसको भारत में अप्लाई भी कब से कर दिया गया? 1861 के ही इंडियन काउंसिल एक्ट से। 1861 के ही भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारत में शुरुआत की गई आईपीसी की, और हम सब जानते हैं आईपीसी का मतलब है इंडियन पैनल कोड या भारतीय दंड संहिता। इंडियन पैनल कोड या भारतीय दंड संहिता, जो आईपीसी की धाराएं हैं ये भी भारत में आई। हाँ जी, ओनली 500 भाई, क्योंकि उस समय 500 रुपये बहुत हुआ करते थे। हम बात 1860 की कर रहे हैं। उस समय लोगों की सालाना इनकम इससे भी कम हुआ करती थी। नेक्स्ट अगला काम, इन 1861 वायसराय ऑफ इंडिया गॉट ऑर्डिनेंस पावर। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की, भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। और हम सब जानते हैं एन ऑर्डिनेंस इज अ शॉर्ट टर्म लॉ which is applied by the President of India using Article 123 of Indian Constitution। उसी के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है ना, वो क्या करता है? एक अध्यादेश जारी करता है जो एक शॉर्ट टर्म लॉ होता है जिसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 6 मंथ्स की, और 6 महीनों के बाद वो अपने आप क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, अपना आप निरस्त हो जाता है। 1861 में ही सबसे पहले भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी, जो कि है ना अब किसके पास है? केंद्र में राष्ट्रपति के पास और राज्य में राज्यपाल के पास। हम सब जानते हैं व्हाट इज फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट के बारे में आपको पॉलिटी वाले सर बताएंगे। फेडरल कोर्ट है ना, वो मेरे है ना मेरे क्षेत्र में या मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पॉलिटी के क्वेश्चंस आप नहीं पूछेंगे मुझसे। पॉलिटी है ना से जो डील करेंगे वही आपको पॉलिटी के लिए एंटरटेन करेंगे। मेरा काम है सिर्फ इतिहास बताना। इसके बाद अगला काम इसी एक्ट के तहत किया गया। इन 1862 लॉर्ड कैनिंग डिड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स। लॉर्ड कैनिंग ने ही भारत का विभागीकरण किया। लॉर्ड कैनिंग डिड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स। और क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ने ही भारत का विभागीकरण किया है, इसीलिए इसी को कहा जाता है भारतीय विभागीकरण का जनक, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स। और ध्यान रखेंगे केंद्र के अधीन जितने भी विभाग होते हैं, और ध्यान रखेंगे केंद्र के अधीन जितने भी विभाग होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? सेंटर के। और ये सारे के सारे विभाग बनाने वाला भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सर आप तो दोनों सब्जेक्ट के गुरु हो हिमांशु जी, है ना भाई। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलना चाहूँगा कि आप, मैं सिर्फ हिस्ट्री के दायरे में रहकर काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और रही बात और सब्जेक्ट्स की, ठीक है, मुझे पूरी जीएस आती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे पूरी की पूरी जीएस आती है। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है, ठीक है ना, कि मेरे कुछ अधिकार क्षेत्र हैं,
है ना, जिनसे बाहर मैं ना तो जा सकता हूँ ना ही मैं जाना चाहता हूँ। नमन प्रताप सिंह, हैप्पी बर्थडे सर। शुक्रिया नमन प्रताप सिंह। अभी कुछ दिन पहले भी तूने मेरे को हैप्पी बर्थडे बोला था, है ना। तेरे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है गजनी बनी है तू। है, तेरे को फिर से मेरा बर्थडे याद आ गया। अबे अभी कुछ दिन पहले तो गया था भाई। एक आदमी एक साल में एक ही बार तो पैदा होगा, बार बार कैसे हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे काम हुए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। इसके बाद हम सब जानते हैं 1885 में स्थापना हुई कांग्रेस की। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसी के बाद 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसी कांग्रेस से पहले दो और शब्द ऐड कर दिए गए, इंडियन नेशनल। दादा भाई नेहरू ने कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल शब्द ऐड किया और ये कहलाने लगी आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला एक्ट पारित करके भेजा गया 1892 में, जो बना 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम। और इसी एक्ट के तहत सबसे पहला काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये हुआ, हाँ जी, पोर्टफोलियो कमीशन। आदर्श तिवारी जी, जो पोर्टफोलियो कमीशन है, ये पार्टफोलियो नहीं है, पोर्टफोलियो। 1862 में जो पोर्टफोलियो कमीशन आया था, उसी पोर्टफोलियो कमीशन के ही तहत जो लॉर्ड कैनिंग था, उसी ने भारत का विभागीकरण किया था। ये जो पोर्टफोलियो कमीशन है, दिस इज ओनली कमीशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट। अभी तक हमारे यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विभाग नहीं बने थे, लेकिन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने ही भारत का विभागीकरण कर दिया, जो कि पोर्टफोलियो कमीशन के तहत हुआ था। और इसी के तहत अलग अलग विभाग बना दिए गए। गृह, है ना, मामलों के लिए गृह मंत्रालय बना दिया गया, विदेशी मामलों के लिए विदेशी विदेश मंत्रालय बना दिया गया। बाकी अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ये जितने भी हम विभाग और डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, ये सब लॉर्ड कैनिंग की देन है। 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत भारत में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ वर्ड इलेक्शन। इसी एक्ट के तहत भारत में सबसे पहले निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अभी तक भारत में भारतीयों को बजट पर बहस भी करने का अधिकार नहीं था। वो बजट पर बहस भी नहीं कर सकते थे। जो बजट अंग्रेज पेश किया करते थे और पारित किया करते थे, वही पूरा का पूरा जो बजट हुआ करता था, वो हमारे लिए क्या होता था, मान्य होता था। सर प्लीज कंटिन्यू क्लास लीजिए, वीडियो का एग्जाम आने वाला है। दुबे जी, वीडियो का एग्जाम बिल्कुल आने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो के एग्जाम के लिए, ठीक है, आप करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए, ठीक है। उसमें करंट अफेयर्स से ज्यादा पूछा जाएगा। यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था 28 अक्टूबर को, उसमें भी बहुत सारा करंट अफेयर्स था। और आप मान के चलिए, उसी तरीके का करंट अफेयर्स आपको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम में भी मिलेगा। वीडियो के एग्जाम के लिए आप अपना करंट अफेयर्स अच्छा रखें, अपनी स्टैटिक जीके अच्छी रखें, उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन अच्छा रखें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जनगणना से, सेंसस से आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे वीडियो में। और क्योंकि ये ग्रामीण विकास अधिकारी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की कृषि सिंचाई व्यवस्था, है ना, उत्तर प्रदेश में पशुपालन, इन सब चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आदर्श तिवारी जी, सीडीएस के लिए सबसे बढ़िया जो सोर्स है हिस्ट्री पढ़ने के लिए, वो है 11th क्लास की हिस्ट्री के 2 पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें आपको मिलेगा एंशियंट इंडिया और मेडिवल इंडिया। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है क्लास 12th की एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको मिलेगा मॉडर्न इंडिया। तो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज को फॉलो कीजिए सीडीएस के लिए। शशि कुमार शर्मा जी, बीपीएससी के लिए आपको नॉर्मल वही जीके पढ़ना है जो आप बाकी के लिए पढ़ रहे हैं। बस आपको उसके लिए बिहार का जीएस अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम बीपीएससी की बात करें शशि कुमार शर्मा जी, तो हम सब जानते हैं बिहार का मतलब है मगध। आपके एग्जाम में एंशियंट इंडिया आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। और आपके लिए शेरशाह सूरी इंपॉर्टेंट आदमी रहेगा, क्योंकि वो बिहार में ही शासन किया करता था।
बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, हिस्ट्री सब में सेम टू सेम है, किसी में भी कुछ अलग नहीं है। सिर्फ भाई अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो आप बिहार स्पेसिफिक जो हिस्ट्री है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप यूपी स्पेसिफिक रहेंगे। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बिहार का आर्ट एंड कल्चर और वीडियो के एग्जाम के लिए भी उत्तर प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर से आप रूबरू होकर रहे हैं। वीडियो के एग्जाम में कोई भी खतरनाक और कोई भी है ना मुश्किलात सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और क्योंकि वीडियो है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो इसमें आपको पॉलिटी में स्थानीय स्वशासन भी पढ़ना पड़ेगा। स्थानीय स्वशासन में दुबे जी आपको पढ़ना होगा पंचायती राज के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में, जो आपने पॉलिटी में पढ़ा है। पार्ट जो 9 है, 9A और 9B है ना, उसमें आपको पंचायती राज और नगर पालिकाएं मिलेंगी। डीआरडीओ, डीआरडीओ के लिए सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है जो एसएससी पूछता है। चंद्रशेखर गुप्ता, अब सारे के सारे लोग अपने अपने एग्जाम्स के नाम लिखकर मुझे भेज रहे हैं, है ना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है उसको आप अच्छे से तैयार करें। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मैगजीन रेफर कर सकते हैं। आई वुड नहीं, आर्ट एंड कल्चर का क्लास नहीं, आर्ट एंड कल्चर का अलग से क्लास नहीं होगा। आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट है वो यूपीएससी का है, वो आईएएस के मेंस का सब्जेक्ट है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। लेकिन जैसे आप अगर स्टेट सिविल्स की बात करते हैं तो उसमें आर्ट एंड कल्चर से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जैसे खान पान के बारे में, पहनावों के बारे में, लोकगीत लोक नृत्यों के बारे में, त्योहारों के बारे में, मेलों के बारे में, रिलीजियस प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस, वो सब मिलकर आर्ट एंड कल्चर बनता है। तो उसके बारे में कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई मैगजीन फॉलो कीजिए, कोई ईयर बुक ले लीजिए। घटना चक्र की दृष्टि आपको मार्केट में मिलेगी, ठीक है। और नमन प्रताप कह रहा है कि कोई एसएससी का भी कुछ पूछ लो। भाई एसएससी का भी पूछ लो, एसएससी का बैच है ना, क्योंकि सब लोगों की एसएससी से भरोसा उठ चुका है, सबको लग रहा है कि एसएससी वाले अब एग्जाम ही नहीं लेने वाले हैं। एसएससी में है ना बहुत ही आपको सरल क्वेश्चन मिलेंगे, आसान क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। और सारे की सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी करने की जो स्ट्रेटेजी है ना वो लगभग सेम है। किसी में भी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा हाई फाई और इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं पूछी जानी है। तो बस आप अप्रोच ठीक रखिए, आप एनसीईआरटी की किताबें फॉलो कीजिए। यहाँ पर जो आप कर रहे हैं, जो आपके पास नोट्स हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। प्लस प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको फॉलो कीजिए, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो बस सारे की सारी चीज़ें उसी से हो जाएंगी। एसएससी वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बैच जो है ना, ये पूरी तरीके से एसएससी स्पेसिफिक ही चल रहा है। अमित कुमार चौधरी, कैट, कैट भी बता दो भाई। कैट में हिस्ट्री भी आती है क्या? कैट में हिस्ट्री भी आने लगी, ये मेरे को पता ही नहीं था, है ना। अगर मुझे पता होता कि कैट में भी हिस्ट्री आने लगी है तो मैं फिर कैट के बारे में भी ज़रूर बता देता। शिल्पी शर्मा, सर एसएससी का एग्ज़ाम और कैंसिल होगा कि नहीं? अच्छा कैंसिल है ऑब्वियसली। हाँ जी शिल्पी जी, बिल्कुल एसएससी का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो चुका है 2017 का। 2017 की रिक्रूटमेंट कैंसिल हो चुकी है। अब हो सकता है आपके पास है ना ट्रिपल अपॉर्चुनिटी हो कि आप 2019 में 2017 का प्रीलिम्स दें, फिर 2018 का दें और फिर 2019 का दें। तो आपके पास है ना ट्रिपल चांसेस है। कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल हो चुका है शिल्पी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है 2017 का वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। चंद्रशेखर गुप्ता की बात मेरे को बिल्कुल सही लगी, जो मिले वो ले लीजिए, ज़्यादा लालच मत कीजिए, जहाँ पर नौकरी मिले, जैसी नौकरी मिले वो उसको ले लीजिए, बिल्कुल ठीक। एसएससी का एग्जाम अब मार्च के बाद होगा। दुबे जी मार्च के बाद आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि मार्च के बाद हमें लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है और हमें बताना है कि अगली बार, अगले साल या अगली लोकसभा में भारत में केंद्र सरकार किसकी बनेगी। तो अभी तो मार्च के बाद तो हम इलेक्शंस में बिजी हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि उस टाइम पर एग्जाम कंडक्ट हो पाएंगे, क्योंकि उस समय क्या होगा, उस समय आचार संहिता अप्लाई कर दी जाएगी, उसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होना है। टीयर 2 कैंसिल है, टीयर 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हुआ है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है ना भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पूरी की पूरी, या एसएससी चाहे तो पूरी रिक्रूटमेंट दोबारा से भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है 2017 में सिर्फ मेंस ही दोबारा से हो,
चंद्रशेखर गुप्ता जी बीजेपी के साथ हैं, मुबारक हो चंद्रशेखर गुप्ता, एक बार फिर मोदी सरकार, मुबारक हो आपको। चलिए बैक टू द टॉपिक, हम टॉपिक पर वापस लौटते हैं, आगे बढ़ते हैं और वापस चलते हैं। तब न्यू गवर्नमेंट आने के बाद होगा सर, नई गवर्नमेंट आने के बाद तो कुछ नहीं होगा, नई गवर्नमेंट आने के बाद सिर्फ जश्न होगा, तो हम जश्न मनाएंगे उस समय। पैसा, घोटाला, हाँ ये सब चलता रहता है। सीएचएसएल, सीएचएसएल की तो बात ही मत कीजिए चौधरी साहब, सीएचएसएल तो लोग भूल भी चुके हैं। सब लोग एसएससी सीजीएल के इंतजार में ये भूल भी चुके हैं कि सीएचएसएल की भी रिक्रूटमेंट होती है, एफसीआई की भी रिक्रूटमेंट होती है, स्टेनो की भी रिक्रूटमेंट होती है, सीपीओ भी होता है ना। वो सब के सब लोग भूल चुके हैं क्योंकि सबकी नजरें सिर्फ एसएससी सीजीएल पर है, सब सोच रहे हैं कि सीजीएल हो जाए, है ना, उसके बाद देखा जाए। एसएससी तो 2020 तक नहीं होगा अगर बीजेपी आई। रंजन कुमार की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अगर बीजेपी दोबारा आई तो 2020 तक भी एसएससी नहीं होगा। ये बात रंजन कुमार ने बिल्कुल 100% की करी है। आचार संहिता कब खत्म होगा? आचार संहिता तब खत्म होगा जब इलेक्शंस हो जाएंगे, प्रीति जी। आप अपने यूपीएससी के इंटरव्यू के बारे में बताएं भाई, मैं यहाँ पे देखिए पढ़ाने आया हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यूपीएससी के इंटरव्यू के बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है, तो यू हैव माय नंबर, आप मुझे कॉल कीजिए और मुझसे पूछ लीजिए कि यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया मुझसे, या क्या क्या पूछा जाता है ना, वो हम आउट ऑफ द बॉक्स या ऑफ क्लास बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो वही मेरे को पढ़ाना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ फटाफट से आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए। हाँ, एसएससी फॉर्म के पैसा जोड़ा जाए तो 125 करोड़ टोटल हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1892 में सबसे पहले भारत में निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल किया गया, वर्ड इलेक्शन वॉज यूज्ड इन इंडिया। एसएससी का एग्जाम जनवरी में एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं, तो इसीलिए वी आर स्टिल वेटिंग। आदित्य महाजन जी, सर आपका सिलेक्शन हो गया? नहीं भाई साहब, मैं 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूँ, सिलेक्शन के लिए मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। यूपी पीसीएस मैंने रिसेंटली दिया है, राजस्थान मेंस अब आने वाला है, राजस्थान मेंस देना है, फिर उसके बाद यूपी पीसीएस का मेंस देना है। तो मेरे सिलेक्शन की जहाँ तक बात है, तो मैं आपको, अगर है ना रिक्रूटमेंट प्रोसेस ठीक से चलती रही, तो मैं आपको 2019 में डेफिनेटली खुशखबरी दे दूंगा, ठीक है। और स्टेट पीसीएस की नहीं, यूपीएससी की, है ना। 2019 में सरकार कांग्रेस की आए या बीजेपी की आए, ठीक है ना, यूपीएससी को क्वालिफाई करके मैं आपको खुशखबरी जरूर दे दूंगा। मैं बहुत ही कम मार्जिन से रहा था, मैं बहुत ही कम मार्क्स से रहा था, लेकिन उसकी भरपाई कोई बात नहीं, है ना, 2019 में कर दी जाएगी। तो मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हूँ, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आए, ठीक है, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीएसएसबी का फॉर्म भरा था, 2 साल हो गए हैं, एंट्रेंस का पता नहीं चौधरी साहब। मैंने डीएसएसबी का एक फॉर्म 2013 में भरा था, पता है, 5 साल हो चुके हैं, अभी तक मुझे भी कुछ नहीं पता उसके बारे में। तिवारी जी पार्टी, बिल्कुल पार्टी भी देंगे यार, बिल्कुल पार्टी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यूपीएससी क्लियर करके बिल्कुल पार्टी होगी, एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा सार्वजनिक रूप से, ठीक है। वर्ल्ड नहीं, ये वर्ड है। भारत में सबसे पहले इलेक्शन शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत किया गया है। हरिओम गुर्जर जी, खुशी की बात है, धन्यवाद हरिओम गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत। सर एसएससी का सिलेबस यूपीएस की तरह होता है क्या? यूपीएस नहीं, यूपीएससी शिल्पी, यूपीएससी, हाँ यूपीएससी। सिलेबस सबका सेम है, बस जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो थोड़ा सा अलग है। चंद्रशेखर गुप्ता जी, हाँ जी, मुखर्जी नगर में विशाल भंडारे का आयोजन करवाया जाएगा। अब फटाफट से मुझे टॉपिक बढ़ाने दीजिए आगे, क्योंकि मैं ब्रेक भी लूंगा, मुझे ब्रेक भी चाहिए। सबसे पहले भारत में निर्वाचन इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल इसी एक्ट के तहत किया गया और भारतीयों को
जो अभी तक बजट पर बहस नहीं कर सकते थे, उन्हें पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। लेकिन अभी भी भारतीयों को बजट पर वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। और इसके अलावा अगला काम यह हुआ कि भारत में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई गई, या भारत में प्रांतीय विधानसभाओं का गठन किया गया। और इन्हीं प्रांतीय विधानसभाओं में 60 मेंबर्स हुआ करते थे, 60 सदस्य हुआ करते थे। इसीलिए आज भी हम सब जानते हैं एक सामान्य राज्य की विधानसभा में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, 60 होने चाहिए, और जो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। नेक्स्ट, जब 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया और ये सारे के सारे काम उसके तहत कर दिए गए, तो इसके बाद 1906 में एक और पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना हुई, विच वॉज मुस्लिम लीग। और हम सब जानते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की किसने? आगा खान ने। आगा खान के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई 1906 में। और अब भारत में दो राजनीतिक दल थे, दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कहने का मतलब अब भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर राजनीति में सक्रिय हुए, एक्टिव हुए, और दोनों मिलकर राजनीति करने लगे। और यही सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी हुई किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि जब तक भारत में हिंदू और मुसलमान मिलकर राजनीति करेंगे, तब तक हमें भारत में शासन करने में क्या होगी? परेशानी। इसलिए ब्रिटिशर्स डिसाइडेड, लेट्स डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाओ, लेट्स डिवाइड एंड रूल। इसीलिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया गया। और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के ही तहत भारत के लिए अगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित करके भेजा गया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया के नाम से नहीं, ये भेजा गया इसके दो रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम से, और यही कहलाया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये भारत में बनकर आया मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके दो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एक तो भारत का राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उस समय हुआ करता था, लॉर्ड मॉर्ले। उस समय लॉर्ड मॉर्ले हुआ करता था भारत का राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और उस समय भारत का वॉइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड मिंटो सेकंड। जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट भेजा गया, तो इसके तहत एक इंपॉर्टेंट काम किया गया। भारतीय मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल दे दिया गया, अलग इलेक्शन डिवीजन दे दिया गया, और भारत में मुस्लिम्स के लिए एक नया लॉ बनाया गया। और कहा गया कि भारत में एक मुसलमान एक नहीं बल्कि दो वोट डालेगा, जिसमें उसका सबसे पहला वोट कंपलसरी एक मुस्लिम कैंडिडेट के पास जाएगा, और दूसरा वोट जिसे वो योग्य समझे उसे दे सकता है। ऑब्वियसली वो भी किसके पास जाया करता था? मुस्लिम कैंडिडेट के पास। भारतीय राजनीति में मुसलमानों की संख्या को बढ़ाने के लिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट भेजा गया था, ताकि अभी तक भारतीय राजनीति में हिंदुओं की संख्या अधिक थी और मुसलमानों की कम, और जब तक संख्या में बराबर नहीं होंगे तब तक लड़ाई कैसे करेंगे? इसीलिए भारत में मुसलमानों की संख्या को बढ़ाने के लिए, उनके राजनीति में इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए भेजा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। और इसमें बाखूबी सक्सेसफुल हुए अंग्रेज, क्योंकि इसी से राजनीतिक तौर पर भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट पड़ी। और उसी फूट का नतीजा होगा 1947 में भारत आजाद जरूर होगा, लेकिन एक नहीं दो मुल्क बनकर होगा, इंडिया और पाकिस्तान। इसीलिए महात्मा गांधी ने, इसीलिए गांधी जी ने इसी एक्ट के बारे में कहा कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म डिस्ट्रॉयड एंटायर इंडिया। मॉर्ले मिंटो सुधार ने ही भारत का सर्वनाश किया था, क्योंकि यही वो एक्ट है जो रिस्पॉन्सिबल था भारत में पॉलिटिकली हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग करने के लिए। इसके बाद अगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 10 साल के बाद भेजा गया 1919 में, which is known as Montague चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम,
ये भी दो रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम से आया। उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज लॉर्ड मॉन्टेग्यू और उस समय भारत का वायसरॉय हुआ करता था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन्हीं दोनों के नाम से 1919 में भेजा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। यहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं। सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर। विल टेक अ शॉर्ट कॉमर्शियल ब्रेक एंड विल बी राइट बैक विद इन 5 to 6 minutes। तो कहीं पर जाइएगा मत, दिल थाम कर बैठे रहिए। कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। ओके।
हाँ जी, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1919 में भेजा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, और इसके तहत दो इम्पोर्टेंट काम किए गए। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट था या जो इम्पोर्टेंट काम था वो ये था कि 1919 से लेकर 1935 तक लगाया गया डुअल गवर्नेंस इन प्रोविंसेस या प्रांतों में द्वैध शासन। अभी तक जो द्वैध शासन था वो बंगाल में चला था, लेकिन बंगाल में जो द्वैध शासन था उसको भारत की लूट कहा गया था, उसमें भारत में लूट की गई थी। एक बार फिर से वो सारे के सारे प्रांत जिन पर ब्रिटिशर्स का अधिकार था उन सभी प्रांतों में क्या लगाया गया, द्वैध शासन लगाया गया। और अभी तक ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो सैलरीज थी वो भारत की संचित नदी से दी जा रही थी। अब डिसाइड किया गया अब उनकी सैलरीज दोबारा कहां से आएंगी, लंदन से आएंगी, ब्रिटेन से दी जाएंगी। और ये डिसाइड किया गया कि जो द्वैध शासन प्रांतों में लगाया गया है उसमें फिर से लूट खसोट ना हो, इसीलिए हर 10 साल के बाद एक कमीशन भेजा जाएगा ब्रिटेन से, जो आकर ये चेक करेगा, ये रिव्यू करेगा वेदर दैट डुअल गवर्नेंस इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। इसीलिए उसी द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए 1929 में भेजा जाना था एक कमीशन, लेकिन 1929 में ब्रिटेन में इलेक्शंस होने थे, इसीलिए 1928 में ही भारत भेज दिया गया साइमन कमीशन या साइमन आयोग। भारत में 1928 में साइमन आयोग का आगमन हुआ, साइमन कमीशन आया, और इसी साइमन कमीशन में जो भेजे गए साक्षी, जो वीडियो अपलोड हुए हैं उसमें से कुछ नहीं चल रहा। ओके, उसमें से कोई भी वीडियो नहीं चल रहा है। इसके लिए आपको मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आप मेल्स या मैसेज कीजिए मैनेजमेंट को, बाकी मैं आपका जो मैसेज है साक्षी वो उन तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद साइमन कमीशन भेजा गया भारत में, और साइमन कमीशन में जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 7 थे, लेकिन ये सातों के सातों मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे, और हमारी मांग ये थी कि इसमें मिनिमम एक भारतीय मेंबर भी होना चाहिए। इसीलिए हमने साइमन आयोग का विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाकर इसका विरोध प्रदर्शन लाहौर में किया। विरोध प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कहने का मतलब लाठी पंडित जी के हिस्से की थी, लेकिन इस लाठी को खाया लाला लाजपत राय ने, और इसी के विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय वॉज डाइड। 1928 में ही जब लाठी चार्ज हुआ साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में, वहीं पर लाला लाजपत राय की डेथ हुई। और जैसे ही लाला लाजपत राय की डेथ हुई, चारों तरफ अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शन होने लगा। एक और क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन को सबने प्रोटेस्ट किया था, इसका सबने विरोध किया था, लेकिन ऐसे 3 नाम थे जो स्वागत कर रहे थे साइमन कमीशन का: डॉक्टर B.R. अंबेडकर, इसके अलावा यूनियनिस्ट पार्टी, और इसके अलावा मोहम्मद सैफी ग्रुप। सिर्फ ये 3 थे जिन्होंने स्वागत किया था, जिन्होंने वेलकम किया था साइमन कमीशन का। बाकी सारे के सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे। अब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कांग्रेस के पास जाए और कांग्रेस से जाकर बात करे और उन्हें किसी तरीके से कोई भी समझौता करके शांत करे। उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था लॉर्ड बर्कन हेड, इसीलिए इसके बाद 1928 में लॉर्ड बर्कन हेड कांग्रेस से बात करने के लिए आया, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू। जैसे ही लॉर्ड बर्कनहेड मोतीलाल नेहरू से बात करने के लिए आया, मोतीलाल नेहरू ने मांग करी स्वराज की और कहा हमें स्वराज दीजिए, आप भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, अब भारत की राज व्यवस्था हम खुद चलाएंगे। लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा कि हमें आपको स्वराज देने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप सबसे पहले ये साबित कीजिए कि अगर भारत की राज व्यवस्था आपको दे दी जाए, आपको स्वराज दे दिया जाए, तो आप भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में कैपेबल हैं या सक्षम हैं। इसीलिए मोतीलाल नेहरू से एक शर्त लगाई गई कि आप एक रिपोर्ट बनाइए जिसमें वो सारे के सारे प्रोविजंस लिखिए जिससे आप भारत की राज व्यवस्था को चलाएंगे, और वो सारे फंडामेंटल राइट्स लिखिए जिसके तहत जो भारतीय चाहते हैं अंग्रेजों से। मोतीलाल नेहरू ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने ही दिल्ली में पेश की अपनी नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू प्रेजेंटेड हिज नेहरू रिपोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट पेश की। सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स के अध्यक्षों ने इस पर साइन कर दिए, लेकिन बस नेहरू रिपोर्ट पर साइन नहीं कर पाया कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पर साइन नहीं किए।
और लॉर्ड बर्कनहेड की शर्त ये थी कि अगर सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स इस पर साइन कर देंगे तो हम 1 साल के अंदर ही भारत को स्वराज देकर भारत से वापस लौट जाएंगे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पर साइन नहीं की। अल्टीमेटली मोतीलाल नेहरू शर्त हारे और नेहरू रिपोर्ट पर साइन नहीं हो पाए। इसीलिए मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है, आप हमें स्वराज मत दीजिए, आप भारत को क्या बना दीजिए, एक डोमिनियन स्टेट बना दीजिए, एक डोमिनियन राज्य बना दीजिए। साइमन कमीशन भारत इसलिए भेजा गया था ताकि वो रिव्यू कर सके, समीक्षा कर सके प्रांतों के द्वैध शासन की या डुअल गवर्नेंस ऑफ प्रोविंसेस की। इसलिए आया था भारत में साइमन कमीशन। जैसे ही डोमिनियन स्टेट की मांग करी, मोतीलाल नेहरू ने कहा कि आप भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दीजिए, जिस पर डोमिनेंस तो ब्रिटेन का रहेगा लेकिन हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी राज्य व्यवस्था खुद चलाएंगे। लेकिन इस बात पर सहमत नहीं हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाप और बेटों के बीच में एक विवाद हुआ, एक डिस्प्यूट हुआ और कांग्रेस एक बार फिर से 1928 में 1928 में डिवाइड हुई इन ओल्ड कांग्रेस एंड यूथ कांग्रेस। कांग्रेस में दो दल बने, एक कहलाई ओल्ड कांग्रेस और एक कहलाई यूथ कांग्रेस। ओल्ड कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ही रहे, लेकिन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बन गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद ना तो भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा मिला, ना ही भारत को स्वराज मिला और ना ही भारत को पूर्ण स्वराज मिला, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भारत को पूर्ण स्वराज दिया जाए। इसीलिए अब कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम अंग्रेजों से मांग करेंगे भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की या फंडामेंटल राइट्स की। और इसीलिए कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अभी आज़ादी दूर है, हम लंदन कांग्रेस का एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, एक प्रतिनिधि भेजेंगे जो कांग्रेस के बिहाफ पर भारतीयों के लिए क्या मांगेगा? फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा गया कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को, और गांधी जी ने ही 1931 में अंग्रेजों से मौलिक अधिकारों की मांग करी। अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, जब हम अगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भेजेंगे तो उसमें भारतीयों को क्या देंगे? फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। लेकिन अंग्रेजों ने बिना फंडामेंटल राइट्स या बिना मौलिक अधिकार के ही भेजा अगला 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद आया 1935 का भारत शासन अधिनियम। और हम सब जानते हैं इसी एक्ट से लिया गया है हमारा 80% कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा 80% संविधान है वो इसी एक्ट के तहत लिया गया है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सबसे पहला काम ये किया गया, जो प्रांतों का द्वैध शासन 1919 से चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। द डुअल गवर्नेंस ऑफ प्रोविंसेस वाज एबोलिश्ड और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। डुअल गवर्नेंस इन सेंटर वाज अप्लाइड और यही केंद्र का द्वैध शासन आज तक भी भारत में चल रहा है। हम सब जानते हैं, हम अभी भी दो टैक्स पे करते हैं, एक सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी, जो भी क्या है? एक द्वैध शासन है, जो भी एक डुअल गवर्नेंस प्रोसेस है। इसके अलावा अगला काम ये किया गया, ऑन 1 अप्रैल 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। 1 अप्रैल 1935 को भारत में स्थापना की गई भारतीय रिजर्व बैंक की। 1935 में ही सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से शिफ्ट करके कहां पे लाया गया? दिल्ली लाया गया और 1937 से ये कार्यरत हुआ। इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 1937। और अगला काम, एज पर दिस एक्ट इन 1937 बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये सारे के सारे काम हुए 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। लेकिन भारतीय चाहते थे कि भारत की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, एक संविधान सभा बने और वही संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करे। इसीलिए अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की या संविधान सभा की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा। भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1896 में, विच वॉज अ वर्बल डिमांड। लेकिन 1934 में
और 1924 और फिर 1934 में फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रेज्ड बाय एम एन रॉय which was repeated by पंडित जवाहरलाल नेहरू in 1936। हमारा ये कहना था कि भारत के सभी प्रांतों में इलेक्शंस करवाए जाएं, चुनाव करवाए जाएं और उन्हीं चुनावों के तहत उन्हीं इलेक्शंस के तहत भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन हो, भारत की एक संविधान सभा बने जो हमारी संविधान सभा हमारे भारत के संविधान का निर्माण करे। इसकी मांग हम 1896 से कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमारी संविधान सभा बने। अंग्रेजों ने संविधान सभा को बनाने की जो मांग थी उसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और उसी को एक्सेप्ट करते हुए 1940 में भारत भेजा गया अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव। और ये जो अगस्त ऑफर था, ये जो अगस्त प्रस्ताव था, दैट वाज फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा गया और कहा गया कि ठीक है, भारत की हम संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन वो कैसे बनेगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ब्रिटिशर्स। इसीलिए हमने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं बल्कि रिजेक्ट कर दिया, और इसी के विरोध में 1940 में हुआ इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो सबसे पहले किया गया आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, और दूसरे व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अंग्रेजों ने हमारी संविधान सभा बनाने के लिए हमें एक और प्रस्ताव दिया, हमें एक और ऑफर भेजा। 1942 में भारत भेजा गया क्रिप्स मिशन, और अंग्रेजों ने कहा ठीक है, आप अपनी कंडीशन पर भारत की संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन भारतीयों को क्या फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, क्या मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ब्रिटिशर्स, वो अंग्रेजों के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। हमने क्रिप्स मिशन को भी ठुकराया, क्रिप्स मिशन को भी हमने रिजेक्ट किया, और इसी के विरोध में शुरू हुई अगस्त क्रांति। 8 अगस्त 1942 को हमने शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट, लेकिन इसी के 3 साल के बाद हम सब जानते हैं एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, और एक बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन से अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमले किए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक्स किए गए अमेरिका के द्वारा, और इसी के छठे दिन 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, और जैसे ही सरेंडर हुआ वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था, एक बहुत बड़ा विनाश हुआ था, और ऐसा दोबारा ना हो, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय शांति को कायम करने के लिए या ग्लोबल पीस मेंटेन करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 में गठन किया गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का या संयुक्त राष्ट्र संघ का। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, पूरे के पूरे ब्रिटेन या पूरे के पूरे यूरोप में रिसेशन आया, आर्थिक मंदी आई, और उस आर्थिक मंदी की मार सबसे ज्यादा ही किसको पड़ी? ब्रिटेन को। कहने का मतलब अब ब्रिटेन के पास इतने भी फंड्स नहीं थे कि वो भारत में क्या कर सके, रूल कर सके, शासन कर सके। इसीलिए हमारी सारी की सारी मांगों को मान लिया गया, और फाइनली 1946 में हमारे पास एक प्लान भेजा गया, हमारे पास एक योजना भेजी गई, जिसके तहत हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। और 1946 में भारत आया कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन योजना, और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1 जुलाई 1946 को करवाए गए फर्स्ट इलेक्शन फॉर
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन, और बनी हमारी संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी संविधान सभा बनी उसमें टोटल मेंबर्स थे 389, जिसमें से 292 मेंबर्स उन प्रांतों से थे जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। 92 मेंबर्स थे देशी रियासतों से या इंडियन प्रोविंसेस से, और 4 मेंबर्स आते थे ब्रिटेन के ब्रिटिश कमिश्नरी से। हमारी संविधान सभा जो बनी उसमें टोटल मेंबर्स 389 थे, लेकिन सारे के सारी सीटों पर चुनाव नहीं हुए। जो 1 जुलाई 1946 को इलेक्शंस हुए, ये सिर्फ कितने पर हुए? इलेक्शन करवाए गए सिर्फ 296 सीटों पर, बाकी 93 सीटों पर हुआ नॉमिनेशन या मनोनयन। और जिन 296 सीटों पर चुनाव करवाए गए उसका नतीजा ये आया, 208 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस को। 73 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही मुस्लिम लीग, और 15 सीटें मिली अदर्स या अन्यों को या निर्दलियों को। क्योंकि पूर्ण बहुमत कांग्रेस के पास था, इसीलिए भारत के वायसराय ने, उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड वेवेल, भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया कि आइए और अपनी अंतरिम सरकार का गठन कीजिए। भारत की सबसे पहली इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार बनी 2 सितंबर 1946 को। और अंतरिम सरकार का पूरा मंत्रिमंडल क्या कर दिया गया, डिसाइड कर दिया गया। आपके नोट्स में कैबिनेट लिखा हुआ है, इंटरिम गवर्नमेंट का कैबिनेट या अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, जिसमें हमने लिखा है प्रधानमंत्री विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए, गृह मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी थे, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो राजेंद्र प्रसाद, डिफेंस मिनिस्टर बने बलदेव सिंह, स्वास्थ्य मंत्री बने गजनफर अली खान, फाइनेंस मिनिस्टर बने लियाकत अली खान। और इस तरीके से हमारे अंतरिम सरकार का पूरा मंत्रिमंडल क्या हुआ, तैयार हुआ 2 सितंबर 1946 को। लेकिन ये जो सरकार बनी थी, ये जो अंतरिम सरकार बनी थी, इसका कार्यकाल शुरू हुआ जब इस संविधान सभा में क्या हुई, बैठकें हुई, सेशंस हुए। और हम सब जानते हैं इनिशियली संविधान सभा में 3 बैठकें हुई थी, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो सबसे पहली मीटिंग थी, जो फर्स्ट मीटिंग थी, वो हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको इसलिए बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष क्योंकि जितने भी संविधान सभा में मेंबर्स थे उनमें सबसे ज्यादा जो एज थी वो किसकी थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की। वो कौन सी कंट्री थी जहां परमाणु बम की वजह से बच्चे अपाहिज पैदा हुआ करते थे? जापान। उसी की बात करी है हमने, हरिओम, हमने अभी जापान की ही बात करी है। जापान पर अमेरिका ने 2 परमाणु हमले किए थे, एक 6 अगस्त 1945 को हुआ था हिरोशिमा शहर पर, और एक 9 अगस्त 1945 को हुआ था नागासाकी शहर पर, जो दोनों ही जापान की सिटीज हैं। यहीं पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे, एक बम का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैट मैन। ये 2 बम गिराए गए थे जिसकी वजह से विनाश हुआ था जापान में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था क्योंकि जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। रोलेट एक्ट रोलेट एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से संबंध नहीं है। रोलेट एक्ट वो एक्ट था जिसमें भारत में सिर्फ संदेह के बिना पर व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था पुलिस को, वो था रोलेट एक्ट। इज न्यूटन डेवलप्ड दीज एटम बॉम्ब? भैया
जब साइंस की क्लास होगी ना, जब साइंस की क्लास होगी, जब आप उसमें केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, तो उसी में हम पढ़ते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में, है ना, न्यूक्लियर या यूरेनियम के बारे में, है ना, नेपच्यून के बारे में, वो सारी की सारी चीजें, है ना, आप केमिस्ट्री में डिस्कस कीजिएगा कि एटम बॉम्ब कैसे बनता है। एटम बॉम्ब ये तो गूगल करेगा ना नमन प्रताप सिंह, पूरी रेसिपी आ जाएगी एटम बॉम्ब बनाने की। ठीक है। इसके बाद जब पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। इसके बाद संविधान सभा के मेंबर्स दूसरी मीटिंग में मिले 11 दिसंबर 1946 को, और इसी में हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी को, और हमारी संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार या लीगल एडवाइजर बनाए गए BN राव। इसके बाद तीसरी मीटिंग संविधान सभा की हुई 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की जो उद्देशिका थी, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, वो पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और आगे चलकर यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बना हमारे संविधान का प्रियम्बल या प्रस्तावना। अंतरिम सरकार बन चुकी थी, अंतरिम सरकार की 3 बैठकें हो चुकी थी, लेकिन अभी भी हमें इंतजार था किसका? अभी भी हमें इंतजार था भारत की आजादी का। फाइनली वो दिन आया जब भारत की आजादी की घोषणा कर दी गई। भारत की आजादी की घोषणा कर दी गई, और 20 फरवरी 1947 को हुआ डेक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा। जो किया किसने? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई, और क्लीमेंट एटली ने यह अनाउंस किया कि 30 जून 1948 से पहले पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा। इंडिया विल बी फ्री बिफोर 30th ऑफ जून 1948। हमें कोई तारीख नहीं मिली थी, बट हमें डेडलाइन दे दी गई थी कि 1948 30 जून से पहले भारत को आजाद करके अंग्रेज यहां से वापस लौट जाएंगे। जैसे ही ये घोषणा की गई, मार्च 1947 में भारत का लास्ट वॉइसरॉय बनकर आया लॉर्ड माउंटबेटन, और इसी के समय में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया, जो पास हो गया कब? 18 जुलाई 1947 को। बिल पेश होने की तारीख थी 4 जुलाई 1947, और वो बिल पारित होने की तारीख थी 18 जुलाई 1947, और यही बनकर आया इंडिया के लिए 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और इसी एक्ट के तहत भारत में 2 प्लान्स भेजे गए। एक कहलाता है माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना, और दूसरा कहलाता है डिकी बर्ड प्लान या डिकी बर्ड योजना। और ध्यान रखेंगे, माउंटबेटन प्लान के ही तहत हुआ डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन प्लान के ही तहत किया गया। 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग करके पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना दिया गया। सर जलियांवाला बाग और भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम इंसिडेंट हुआ।
हाँ जी बिल्कुल, जलियांवाला बाग और भगत सिंह के बारे में हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जलियांवाला बाग होगा, जनरल डायर उसमें अभियुक्त होगा। फिर क्योंकि लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सैंडर्स की हत्या करेंगे 1929 को। फिर 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका जाएगा, है ना, और वो जो बम फेंकेंगे वो भी भगत सिंह फेंकेंगे। ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ना भाई। अभी तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो वाला कर लेते हैं। माउंट बेटन प्लान के तहत हुआ भारत और पाकिस्तान का विभाजन। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को भारत से अलग करके आजाद कर दिया गया, और 15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे भारत आजाद हुआ। और डिकी बर्ड प्लान के तहत किया गया डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की संविधान सभा का विभाजन। अभी तक हमारी संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 299 मेंबर्स रहे इंडिया में, लेकिन 90 मेंबर्स चले गए कहां पर? पाकिस्तान। हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन पाकिस्तानी संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना को। व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान? 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द सुझाया गया था, पाकिस्तान शब्द दिया गया था। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, है ना, मुस्लिम लीग ने जब 1940 में हमारी संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव, तो उसी साल जब कराची अधिवेशन चल रहा था, तो कराची अधिवेशन में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में मुसलमानों का निर्वाचन मंडल अलग हो और हिंदुओं का अलग। ये इसलिए हुआ था क्योंकि 1936 में जब पहले चुनाव हुए थे, तो उस प्रांतीय चुनाव में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही जीत मिली थी, और मोहम्मद अली जिन्ना ये अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर भारत में इलेक्शंस होंगे तो डेफिनेटली हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, तो हर बार पूर्ण बहुमत किसको मिलेगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना प्रशासन अपने हाथ में चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल देकर एक अलग राष्ट्र बनाकर दे दीजिए, विच विल बी पाकिस्तान। 1940 में कराची अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की गई, लेकिन उस समय हम सब जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा, लेकिन जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत चुनाव हुए संविधान सभा के, तो उसमें भी मुस्लिम लीग को क्या मिली? हार मिली। इसीलिए 1946 में मुस्लिम लीग ने नारा दे दिया कि आप हमें डिवाइड कीजिए और भारत से चले जाइए, जस्ट डिवाइड एंड गो। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे भारत का प्रशासन अपने हाथ में, और उधर मोहम्मद अली जिन्ना अलग निर्वाचन मंडल लेकर भारत का प्रशासन अपने हाथ में चाहते थे। दोनों के बीच की लड़ाई थी, और महात्मा गांधी ने कहा कि दोनों ही, जिन्ना भी और नेहरू भी, दोनों ही मेरे लिए बेटे हैं, और जब दो बेटे आपस में लड़ाई करेंगे तो पिता उनको क्या करेगा? समझाएगा। अगर बात समझ में आई तो ठीक, लेकिन अगर नहीं समझ में आएगी तो पिता क्या करेगा? बंटवारा। गांधी जी ने कहा ठीक है, बंटवारा कीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाइए इंडिया को, और मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बना दीजिए, विच विल बी पाकिस्तान। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। किसी का कोई सवाल सुवूल है तो पूछ लीजिए, उसके बाद कंक्लूड करते हैं, बाकी अगली क्लास में देखेंगे जो भी होगा। तो आप मेरे से पूछ लीजिए जो भी कुछ पूछना हो, फिर रुखसत होते हैं भैया, चलते हैं अपना। हाँ, जीएस को कैसे टैकल करना है और सारे के सारे टॉपिक्स को लंबे समय तक कैसे याद रखना है, ये टॉपिक्स लंबे समय तक याद नहीं रह पाएंगे नमन प्रताप सिंह। इसका एक ही तरीका है, आप चीजों को बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है, और बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज वो बहुत मुश्किल होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ पाकिस्तान वाज मोहम्मद अली जिन्ना।
हाँ जी, विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था विंस्टन चर्चिल। अमर ये क्या है? अमर नायकास इन विजयनगर इज रेफरेंस। विजयनगर में जो मिलिट्री चीफ्स हुआ करते थे, जो सेनापति हुआ करते थे, उन्हें कहा जाता था अमर नायकास। ये बेसिकली अमर नायक है। अमर नायकास या अमर नायक विजयनगर साम्राज्य में मिलिट्री चीफ्स को कहा जाता था। हाँ, जापान की उन सिटीज में अभी भी जो बच्चे हैं वो एबनॉर्मल पैदा हो जाते हैं। उसका इफेक्ट है अभी तक भी। शिल्पी, अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम हिस्ट्री को ख़त्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोशिश ये रहेगी, अगर नेक्स्ट में नहीं होगा तो मैक्सिमम 2 सेशन और।